नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली में आखिर चुनावों की घड़ी करीब आते आते वोटर अपना मन बना रहे हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है। लेकिन एक चर्चा जो बार बार हुई वो ये कि क्या कांग्रेस पार्टी का जो मतदाता है वो शीला दीक्षित के जाने के बाद सत्ता से एकमुश्त होकर आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। इसी में एक वर्ग है 13% दिल्ली का मुस्लिम मतदाता। चर्चा उसको लेकर इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक मुश्त लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। 2020 के चुनावों में 83% मुस्लिम मतदाता आम आदमी पार्टी की तरफ एक मुश्त चला गया था। अगर यही वोट बंटता है तो फिर आम आदमी पार्टी को नुकसान और कांग्रेस को फायदा, साथ ही बीजेपी को फिर फायदा हो सकता है। बहुत सारे पैरामीटर्स है। देखिए, अगर एक तरफ मुस्लिम मतदाता को रिझाने की कोशिश है तो दूसरी तरफ महिलाओं को भी रिझाने की कोशिश है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान किया कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम 2100 रुपया महिलाओं को देंगे, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों लेकर आए हैं अपनी अपनी स्कीम कि हम तो महिलाओं को 2500 रुपए देंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। तो ये रेवड़ियों की रेस है। दूसरी तरफ मुस्लिम मतदाता को भी अपनी तरफ रिझाने की कोशिश है। लेकिन दिलचस्प ये है कि अगर कांग्रेस फैक्टर काम करता है दिल्ली में तो फिर क्या मुस्लिम्स का वोट बटेगा? अगर कांग्रेस फैक्टर काम करता है महिलाओं में तो क्या महिलाओं का वोट भी इस बार बट सकता है? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतुराज झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। प्रोफेसर जुनैद हारिस इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो फिरोज बख्त अहमद साहब जो कि फॉर्मर चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ है। तालियों के साथ सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के जरिए आप समझेंगे कि AIMIM भी अगर 2 उम्मीदवारों को मुस्लिम बहुल सीटों पर उतार रहा है तो आखिर इसका मकसद क्या है। राजधानी दिल्ली में चुनावी संग्राम चरम पर है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस हर तबके को लुभाने के लिए घोषणाएं कर रही है। दिल्ली में मुस्लिम बहुल सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस काफी पसीना बहा रही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली में करीब 22 लाख मुस्लिम हैं, जो दिल्ली की कुल आबादी का करीब 13% है। दिल्ली विधानसभा में मौजूदा समय में 5 मुस्लिम विधायक हैं। इस बार दिल्ली में केजरीवाल ने 5 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जिन 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है वो दोनों प्रत्याशी दिल्ली दंगों के आरोपी, जिस पर AIMIM और बीजेपी में जुबानी जंग चल रही है। तो ये बीजेपी की अपनी चॉइस होगी। मैं समझता हूँ कि दिल्ली दंगों का असली मास्टरमाइंड तो कपिल मिश्रा है। दंगाइयों को टिकट उन्होंने ही दिया है। वो तो ताहिर हुसैन को, जिन्होंने हमारे IB ऑफिसर अंकित शर्मा जी का मर्डर किया, जिनके घर के अंदर मर्डर हुआ, उनको चुनाव के मैदान में उतारा है। उधर बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार मुस्लिम बहुल सीटों पर भी कमल खिलेगा। ओखला सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनीष चौधरी की मौजूदगी में 100 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी का दामन थामा। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर के जरिए हिंदू मुस्लिम वाला वार जारी है। पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने देने के ऐलान के बाद बीजेपी केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता रही है, तो केजरीवाल बीजेपी को चुनावी मुस्लिम करार दे रहे हैं। बीजेपी जो है वो सबका साथ सबके विकास पे माननीय मोदी जी के मंत्र पे पिछले 10-11 सालों से काम कर रही है। इसलिए अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, हमें उस पर कुछ नहीं जानना। उधर ओवैसी की पार्टी AIMIM कह रही है कि केवल 2 सीटों पर इसलिए चुनाव लड़ रही है जिससे दूसरी पार्टियों को मजबूत राजनीतिक संदेश दिया जा सके। अरविंद केजरीवाल जी भी RSS से और बीजेपी तो है ही RSS, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। दिल्ली के मुसलमानों को उनके इस तरह के व्हाइट वॉश करने से फर्क नहीं पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम मतदाता 2015 और 2020 की तरह आप पर भरोसा जताएंगे या फिर कांग्रेस मुस्लिम बहुल सीटों पर उलटफेर करने में कामयाब हो सकेगी। आज तक ब्यूरो। एक आंकड़ा बहुत दिलचस्प है जो दिखाते हुए आपको चर्चा की शुरुआत करेंगे। 2020 के चुनाव में लगभग 10 ऐसी सीटें जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता थे, 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर थे, वो सभी 10 की 10 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी 60% वोट के साथ। वहीं जहां पर 15 से 30% मुस्लिम मतदाता है, ऐसी 11 सीटों में से 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी और बीजेपी 3 सीटों पर जीती थी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही, अगर आप देखें 30% वाली सीटें हो या 15 से 30% वाली सीटें हो,
5-7% वोट में ही वो सिमट कर रह गई और उनकी झोली में 0 सीटें आई इन तमाम पर। ऐसे में क्या इस बार जब पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी का सामना अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्या इस बार कांग्रेस कोई फैक्टर दिल्ली में बनेगी? इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन इन सभी सीटों पर चाहे मुस्लिम मतदाता हो चाहे महिला मतदाता हो, लड़ाई दिलचस्प है। और जहां जहां मुस्लिम बहुल सीटें हैं वो पिछली बार भी गौरव भाटिया जी एक मुश्त होकर आम आदमी पार्टी की था। आप लोग खूब मना रहे होंगे कि इस बार कांग्रेस पार्टी को भी कुछ वोट चले जाएं, वोट बटे उधर का तो फायदा हमको हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। माना जाता है कि चाहे मुस्लिम मतदाता हो महिलाओं हो, वो स्ट्रेटेजिकली वोट करते हैं एक तरफ जिताने के लिए। सबसे पहले तो अंजना जी मैं ये कहूंगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और क्यों कहूंगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, अभी चुनाव से पहले उन्हें याद आ गई ग्रंथी और मंदिर के पुजारी, इनको हम लोग भत्ता देंगे। भैया ये बताओ कि ये 10 साल से सत्ता में हो, तब तुम्हें नहीं याद आई? नहीं, तब तो इनका एक और रूप था। ये तस्वीर लाया हूं, ये करोड़ों में बिकेगी। ये देखिए, अरे जालीदार टोपी पहन के नमाज पढ़ रहे हैं। ये तो हरियाणा में हिंदू पैदा हुए थे, अब ये हिंदुओं को रिझाने लगे हैं। और गजब की बात ये है, क्यों कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं, क्योंकि 17 महीने से मौलानाओं को भी जो इनको भत्ता देना है वो दिया नहीं है। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जो कहते थे वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा, वो शीश महल में करोड़ों करोड़ों रुपए पर्दों पे लगा देते हैं। 20 लाख की टॉयलेट की सीट है, ठंडा पानी, गर्म पानी, गुनगुना पानी। आज वो नहीं वीवीआईपी कल्चर पे बोलते हैं अंजना जी। दूसरी बात, आपने दिखाया 83% मुस्लिम वोट जो है वो एक तरफ अगर जा रहा है, मैं कहूंगा सोचिए, अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे 83% जो है वो हिंदू वोटर है। अगर हिंदू वोटर एक तरफ चला गया तो इनके तो सुपड़े साफ हो जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, उन्होंने कहा पहली कैबिनेट में हम लोग सुनिश्चित करेंगे केंद्र की जो स्कीम है स्वास्थ्य योजना, उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा है हम लोग 2500 रुपए प्रतिमाह हर महिला को देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देख के, हमारी बहन है, सबको मिलना चाहिए। और इसलिए मैं समझता हूं कोई माइका लाल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोक सके। पूर्ण बहुमत से आएंगे और कमल खिलेगा दिल्ली में, आप देख लीजिएगा। और इसीलिए आप लोग एक भी टिकट नहीं देते हैं। जाने से पहले एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए, एक भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को आप लोग खड़ा नहीं करते हैं। आप मान के चलते हैं कि ये 13% तो हमारी तरफ वोट करेगा ही नहीं, है ना? देखिए अंजना जी, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले तो गवर्नर भी बने हैं, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बने हैं हमारे ही कार्यकाल में, सांसद भी हैं राज्यसभा के हमारे ही कार्यकाल में, प्रदेशों में मंत्री भी। उम्मीदवार क्यों? लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये जो आप 83% कह रही थी ना, मुसलमान कांग्रेस और आपको वोट दे रहा है, अरे 43% हमें देने लगे। गले से लगा के तो देखे, सर आंखों पे रखेंगे। लेकिन अगर हम पे भरोसा नहीं करते तो कोई हक नहीं है ये पूछने का कि भैया टिकट क्यों नहीं देते। हम पे भरोसा करो, भाई बनो, गले लगाएंगे। ऋतुराज जी, आपने 5 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से लिए हैं, लगभग 7% है आपके सारे उम्मीदवारों का, लेकिन आप चाहते हैं कि वोट आपको 83% प्लस ही मिले इस बार भी। ऐसा कैसे होगा? ये पूछ रहे हैं मौलवियों के, आपने 17 महीने से उनको नहीं पैसा दिया जो आपने वादा किया था 18,000 का। अब आप पुजारियों और ग्रंथियों को भी कह रहे हैं कि हम पैसा देंगे। कहां से इतना पैसा, चाहे मुस्लिम मतदाता हो या फिर महिलाएं हो, कहां से लाएंगे? अंजना जी, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि भाजपा का जो प्रवक्ता है उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो तकलीफ है, उसकी जो पीड़ा है, एक्चुअली में भाजपाइयों की जो ये पीड़ा है वो इसलिए है क्योंकि ना तो इनके पास चेहरा है, ना नैरेटिव है और ना ही इनके पास एजेंडा है। केवल ऊल जलूल की बात करेंगे। आज इस देश के अंदर में अगर अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र नेता हैं जो काम की बात करते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं, काम की राजनीति करते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी मतलब वो 100% वो काम होकर रहेगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 24 घंटे बिजली दूंगा, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं फ्री बिजली दूंगा, तो देकर दिखाया।
अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं अच्छे स्कूल बनाऊंगा, तो अच्छे स्कूल बनाकर दिखाया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था बनाऊंगा, उसके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जिसको देखने के लिए बान की मून और कॉफी आनंद आए। अगर उन्होंने स्कूल की बात करी तो डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलिना ट्रंप केजरीवाल जी का स्कूल देखने के लिए आती है, उससे देश का नाम रोशन होता है। अगर उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं को बसेस में फ्री यात्रा करवाऊंगा, तो उन्होंने करवाया। अगर उन्होंने कहा कि मैं बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा करवाऊंगा, तो उन्होंने करवाया। अगर वो आज कह रहे हैं कि वो महिलाओं को 2100 रुपए पर महीना जो है सो सम्मान राशि देंगे, तो लोगों को भरोसा है कि वो देंगे। अगर उन्होंने कहा कि वो संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का फ्री इलाज करवाएंगे, तो वो करवाएंगे, लोगों को भरोसा है। अगर वो कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स को फ्री बस सर्विस देंगे, तो स्टूडेंट्स को भरोसा है कि फ्री बस सर्विस मिलेगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी, कांग्रेस पार्टी एक फैक्टर बनती है, मुस्लिम वोट बढ़ता है, तो आपको मुश्किल आएगी? अंजना जी, कांग्रेस 13 में भी लड़ी, कांग्रेस 15 में भी लड़ी, कांग्रेस 20 में भी लड़ी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी को 2025 में भी कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस जहां थी वहीं 25 में भी रहेगी। आज यहां पर दिल्ली के अंदर में लड़ाई केवल भाजपा के साथ है। इनका फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि ना तो 20 राज्यों में जहां इनकी सरकार है, ना ये 24 घंटे बिजली दे सकते हैं, ना ये फ्री बिजली दे सकते हैं, ना अच्छे स्कूल बना सकते हैं, ना अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कर सकते हैं। केजरीवाल जी के काम का मुकाबला नहीं कर सकते एक बार वो डेटा दिखा दीजिए मुस्लिम वोटर का, केवल ठीक है। 2013 से लेकर 24 तक का डेटा दिखा दीजिए, बहुत दिलचस्प है। विधानसभा चुनाव वर्सेस लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में वही मुस्लिम मतदाता अगर आप देखिए, चाहे वो 2014 हो, 14 में तो 56% आम आदमी पार्टी की तरफ गया था, लेकिन 19 आते आते 66% चला जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ। यानी लोकसभा में वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हैं, वहीं विधानसभा में वो एक मुश्त होकर 83% 2020 में मुस्लिम मतदाता आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाता है। एक छोटा सा आप जवाब दीजिए, फिर मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ जाऊंगा। देखिए, 3-4 शब्द लिख लिए हैं जो इन्होंने बोले। सारांश क्या है? इन्होंने कहा चेहरा कौन है। अरे आतिशी मार लेना, एक महिला का अपमान तो अरविंद केजरीवाल कर रहे, कह रहे अस्थाई है ये, इसको हटा दिया जाएगा। इस बीच में ना बनाकर हमने सम्मान दिया है। देखिए, ऐसा बदतमीजी ऐसे ही स्टार्ट होती है। आपके बारे में मैंने लिखा, आप भी लिखिए। डर रहे हैं क्या? सुनिए, तो सबसे ज्यादा अपमान अगर महिला का किसी ने किया है तो वो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल ने किया है, जो जेल की सलाखों में भी मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, और अब बेल पे बाहर है। दूसरी बात, इन्होंने कहा गारंटी। ये देखिए, मैनिफेस्टो किसका है? झाड़ू, आम आदमी पार्टी जो पापी आप बन गई है। इसमें क्या लिखा है देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। ये इनके वादे हैं। इन वादों में लिखा है, अरविंद केजरीवाल ने माना है मैं वादे पूरे नहीं कर पाया, यमुना को साफ कर दूंगा। आई एम सॉरी, गलती हो गई, मैं नहीं कर पाया। दूसरा, यहां की जो सड़कें हैं वो यूरोप अमेरिका की तरह होंगे। आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं कर पाया। तीसरा, मैं हर नल में जल दूंगा पीने लायक, लाल, हरा, काला, हर रंग का जल आता है। और उसके बाद कहते हैं आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाया, खांसी आ रही है भैया, प्रदूषण इतना है। तीसरी बात इन्होंने कही, गारंटी की बात कर रहे हैं। पंजाब में इनकी सरकार है, वहां की महिलाएं, हमारी बहनें इंतजार कर रही हैं। 1000 रुपए देने का वादा किया था, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, क्यों नहीं दिया? आपने कहा था 20 कॉलेज बनाएंगे, नाम बता के जाइए। 20 हम अस्पताल बनाएंगे, नाम बता के जाइए। 15 लाख सीसीटीवी कैमरा बनेंगे, नाम बता दीजिए। कुछ नहीं किया इन्होंने। एक बात और, मेलेनिया ट्रंप आई, बस आखिरी। मेलेनिया ट्रंप जो है क्लासरूम देखने आई। अरविंद केजरीवाल जी उनको अंदर लेके गए, टॉयलेट में एक सीट लगी थी, कहते यही है क्लासरूम, यही बच्चे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि क्लासरूम बता रहे थे टॉयलेट्स को। वो भी एक घोटाला कर दिया, घोटालाबाज। छोटा सा जवाब अजय वर्मा जी के पास, मैं उम्मीद करूंगा कमरे जोड़ देना, हॉस्पिटल में बेड जोड़ देना, ये नया अस्पताल या नया स्कूल नहीं हो सकता। मुझे बोलने का मौका देंगे, मैं उम्मीद करता हूं। इन्होंने कहा वादे, अरविंद केजरीवाल जी ने कम से कम यमुना को लेकर के स्टेटमेंट तो दिया कि भाई ठीक है, उसमें अगर कमी रही है, देरी हुई है, तो चलो उसको ठीक हम करेंगे। जो करता है उसी से उम्मीद होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल पहले रामलीला मैदान के अंदर में 1750 कच्ची कॉलोनी है दिल्ली में, जहां 50 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रैली करके, डंकापति ने डंके की चोट पर कहा
कि सभी 1750 कच्ची कॉलोनियों को पक्का किया जाएगा और कच्ची कॉलोनी में रहने वाले सभी लोगों को पक्की रजिस्ट्री दी जाएगी और पीएम उदय योजना उसका नाम दिया गया। आज आपको मैं बता दूं 5 साल हो गए हैं, 5 लोगों को भी पक्की रजिस्ट्री नहीं दी गई है। अब अन्य मेहमानों के पास चलता है जी। नहीं, जल्दी पूरा कीजिए। इन्होंने कहा कि हमने हॉस्पिटल बनाए हैं, उसका नाम बताओ। स्कूल 500 की लिस्ट है ना, अरे बता तो रहा हूँ, सुनो ना, अभी देता हूँ, अभी देता हूँ, अभी देता हूँ, अरे अभी देता हूँ, अभी देता हूँ। 24,000 कमरे, 500 नहीं है, 24,000 कमरे, 24,000 कमरे स्कूलों में बनाए। आपके टीना टप्पर के स्कूल को ठीक किया, आपके टीना टप्पर के स्कूल को ठीक किया और साथ में एक सेकंड मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, लाइव टीवी पे चैलेंज कर रहा हूँ। एक स्कूल के अंदर में आज तक का कैमरा चले, हम भी चले, गौरव भाटिया भी चले, स्कूल भी दिखाएंगे, कमरे भी दिखाएंगे, टॉयलेट भी दिखाएंगे और बताइए लिफ्ट भी दिखाएंगे कि 6 महीने पहले जो आपको अस्पताल भी दिखाएंगे, अस्पताल जो हम लोगों ने 6 महीने पहले जो दिल्ली में आपको अपने साथी काम किया है तो डंके की चोट पर कहेंगे और दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने खुद ही कबूल लिया, उनका प्रवक्ता कह रहे काम किया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे काम नहीं हो पाया भैया। अच्छा ठीक है, मैं माइक उठाइए। शराब घोटाला किया है। किस आधार पर हो गया? एक सेकंड सर, एक सेकंड एनफ प्लीज, एनफ सर, पुट योर माइक डाउन, पुट योर माइक डाउन प्लीज। वर्मा जी ताकतवर है, बहुत बुलंद है, हम लोग उड़ती हुई चिड़िया को जिस तरह से आपसे घबराने वाले, आपसे डरने वाले बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। अच्छा ये कोई रैली नहीं है, एक सेकंड, रैली का मंच नहीं है ये, तो आप लोग प्लीज थोड़ी बात को सुनिए। भाषण देने के लिए नहीं है यहाँ पे, जो सवाल मैं करूँ उसका जवाब दीजिए। हाँ, सबने टाइम दिया, अपने हिसाब से बोलिए, टाइम के हिसाब से बोलिए, माइक नीचे रखिए। वर्मा साहब माइक उठाइए। कांग्रेस पार्टी किस आधार पर ये मान रही है कि इस बार उसकी तरफ वोटर आएंगे? 6 महीने पहले तो आप इनके साथ थे, इनको महान बता रहे थे, इनके साथ थे, तब शराब घोटाला हो, ये तथाकथित जो आप लोग बंगले पर शीश महल कह रहे हैं, वो सब खत्म हो गया था, आपके साथ ही थे। अब आप जाएंगे उसी वोटर के बीच में कहने की नहीं अरविंद केजरीवाल ने ये गलत किया, वो गलत किया। कौन मानेगा कांग्रेस पार्टी को? और देखिए अंजना जी, वोट लेंगे? पहले जैसे कबीले होते थे ना, कबीलों में सरदार होते थे, तो ऐसे ही झूठों के छोटे सरदार हैं केजरीवाल जी और बड़े सरदार हैं नरेंद्र मोदी जी। ये 2 सरदार हैं। हमारी लड़ाई इन दोनों से इसलिए है कि हम जो 15 साल का विजन शीला दीक्षित का 1998 से 3 और 3 से 2008 और 8 से 2013 था, जो दिल्ली को विश्व स्तरीय दर्जा बनाया, जो दिल्ली में पुलों का जाल बिछाया, जो दिल्ली में युवाओं की व्यापार के लिए, नौकरी के लिए आगे बढ़ाया, जो बेटियों की, बहनों की सुरक्षा के लिए चलाया। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली को वही विश्व स्तरीय दर्जा जो इन्होंने खत्म कर दिया है, दोनों ही। अभी ये फोटो दिखा रहे थे मेरे भाई, देखिए इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को भारत का संविधान यहां रहने की और बोलने की अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ लिविंग देता है। अगर मैं बोहरा समुदाय में नरेंद्र मोदी जी गए थे, टोपी पहनना गुनाह नहीं है, लेकिन जब मैं अगर दिखाऊं उस टोपी पहने हुए बोहरा समुदाय के प्रोग्राम में, ये कुछ और दिख रहा है, हिरन दिख रहा है, तो इसलिए टोपी कोई किसी की भी पहन ले, टोपी कोई किसी की भी पहन ले, लेकिन आपने शीला दीक्षित की प्रशंसा की, लेकिन उनकी सरकार को समझौता कर लिया। देखिए मैं जनता को कैसे समझाएंगे? मैं अगला बताने जा रहा हूँ। देखिए इस बार हम दिल्ली की जनता पर, दिल्ली की जनता की डिमांड्स पर हमने सर्वे कराया और सर्वे में यह आया कि आप लोग मजबूती से लड़िए, और हमने हर सीट को मजबूती से लड़ने का प्रयास किया है। देखिए ये तो कुछ भी कहें, 2014 में मित्रों 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख आएंगे, फिर कहा चप्पल वाला जहाज में जाएगा, अमीर गरीब हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चप्पल वाले की तो और चप्पल छिल गई, अमीर और अमीर होकर देश छोड़ के भाग गए और गरीब गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। पर आप लोग ये बोलते बोलते सड़क पे ही रह गए, तीसरी बार मोदी की सरकार बन गई। नहीं तो जैसे देखिए ये सब समझाते समझाते आप लोग सड़क पे रह गए और मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई। आप नर्वस 90s के शिकार हो गए। कांग्रेस क्या दिल्ली में एक फैक्टर बन सकती है? क्या मुस्लिम वोट बढ़ सकता है? आशुतोष जी आपसे शुरू करती हूँ। नहीं, दिल्ली के अंदर देखिए 3 चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली बार, इस बार जो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर नीचे जाने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर थोड़ा ऊपर जा सकता है और कांग्रेस भी गेन करेगी।
कांग्रेस को जब हम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नापने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि 4% 8% की पार्टी है, लेकिन अगर आप लोकसभा में देखें तो आम कांग्रेस पार्टी 24% भी पाती है, 22% भी जाती है। अगर आम आदमी पार्टी जरा सी भी कमजोर होगी तो उसका फायदा कांग्रेस को भी होगा, उसका फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करना हमारे ख्याल से दिक्कत वाली बात होगी। अगर कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करे, कांग्रेस देखिए जीते या ना जीते एक अलग तरीके का सवाल, लेकिन कांग्रेस हरा जरूर सकती है और यह बीजेपी के लिए भी घातक हो सकता है और आम आदमी पार्टी के लिए भी घातक हो सकता है। सीटें जीत सकती है कांग्रेस पार्टी दिल्ली में, ऐसा लग रहा है हमारे आपको? ख्याल से अब पहली बार इस बार मुझे लग रहा है कि सीटें निकलेंगी इनकी। अब कौन कितनी सी सीटें? कौन आपको उनके देखिए मजबूत उम्मीदवार कौन लग रहे हैं? नहीं, मुझे ये कहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कुछ सीटें इस बार उनकी निकल सकती हैं। उसका कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार कम से कम मैंने 15 का भी देखा है और 20 का भी चुनाव देखा है, इस बार ज्यादा एग्रेसिवली चुनाव लड़ रही है। दूसरी बात क्या है कि जो एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ है वो मजबूत एंटी इनकम्बेंसी, जिसका नुकसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा के चुनाव में हुआ। बहुत लोकप्रिय हैं दोनों नेता, बहुत लोकप्रिय दिल्ली के अंदर, लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी होगी, बहुत सारे प्रोमिसेस करते हो, आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं, उसका नुकसान होगा। इसलिए मैंने कहा कि इनका वोट शेयर नीचे जाएगा, लेकिन 54% से क्या वो 34% चला जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। फिरोज बख्त अहमद साहब, देखिए ये जो नंबर्स हैं ये बता रहे हैं कि 2020 के भी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3% मुस्लिम मतदाता ने वोट किया। एक उम्मीदवार ये खड़ा नहीं करते हैं, क्लियर स्टैंड है इनका, बार बार जालीदार टोपी बोलते हैं भाटिया जी। ऐसे में सवाल है, ये कहा जाता है कि मुस्लिम मतदाता जो बड़ी स्ट्रेटेजिकली वोट करता है, जो बीजेपी को हराएगा उसको हम वोट देंगे। ऐसे में क्या चांसेस है कि ये वोट इस बार बढ़ सकता है या फिर वो एकमुश्त जाएगा? अंजना साहिबा, कुछ बातें तो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में यू डिप्राइव्ड मी ऑफ द वर्ड्स इन माय माउथ, लेकिन मैं आपका जवाब देता हूं। देखिए ये जो आपकी बहस है ये मुस्लिम वोटर्स के ऊपर है 2025 में। आप किसी भी मुस्लिम मोहल्ले में जाके देख लीजिए, मुस्लिम जो लोग हैं, जो मुस्लिम वोटर हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं केजरीवाल सरकार से। उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं जाकिर नगर में रहता हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, डोंट नॉट टू बी टेकन अदरवाइज। वहाँ पे कांग्रेस की कोई कैंडिडेट खड़ी हो रही है, उनका नाम है अरीबा खान। लोग कह रहे हैं हम अमानतुल्लाह खान को नहीं देंगे। खैर ये तो रिजल्ट बताएगा क्या है। तो मुस्लिम मोहल्लों की जो हालत है, मुसलमान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। अभी भाटिया साहब ने कहा कि आप ग्रंथियों को देंगे पैसा, आप पुजारियों को देंगे। ना तो ग्रंथी को पैसे की जरूरत है, ना पुजारी को पैसे की जरूरत थी, गरीब इमाम को, और आपने 18 महीने से गरीब इमाम को पैसा नहीं दिया है। तो आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हालांकि प्रफुल्ल कुमार मोहंता, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। प्रफुल्ल कुमार मोहंता एक इलेक्शन जीते थे, स्टूडेंट लीडर थे, एक इलेक्शन जीत गए, बाकी नहीं जीत पाए। ठीक है, केजरीवाल साहब ने 3 इलेक्शन जीत लिए। मुझे लगता नहीं कि चौथी बार वो चौकली लगाएंगे, क्योंकि रही बात कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि शीला दीक्षित ने जो काम किया था 3 टर्म्स में, उसको कैश अभी भी नहीं कर पा रही। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जैसे हारून यूसुफ हैं और भी कई लोग हैं, चौधरी मतीन हैं, इन लोगों को निकल के आना चाहिए। ये लोग अपने वोटर्स को जो है कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी को कुछ ऐसा फार्मूला लाना था। इतनी महिलाएं बच्चियां बैठी हैं, उनको ये कहना चाहिए था, सुन लीजिए भाटिया जी, आप ये पैगाम पहुंचा दीजिए मोदी जी तक कि हम महिलाओं के लिए मेट्रो दिल्ली में फ्री कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसका एक अच्छा असर पड़ेगा। हालांकि आप रेवड़ियों में यकीन नहीं रखते, लेकिन अगर चुनाव जीतना है, आप ये कहेंगे हमें चुनाव नहीं जीतना, हम तो आइडियल हैं, लेकिन चुनाव अगर जीतना है और एक ऐसी सरकार को हटाना है कि जिसने मुस्लिम मोहल्लों में कोई काम नहीं किया, तो आपको कुछ ना कुछ लेके आना पड़ेगा। आप खामोशी से नहीं बैठेंगे कि रेवड़ियां बांटनी है। समथिंग यू हैव टू डू। प्रोफेसर जुनैद हारिस, ठीक है, जल्दी से अब आप माइक उठाइए और बताइए, ये जो मेरा सवाल उनसे भी था कि क्या स्ट्रेटेजिकली बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वोटर इस बार निकलेगा या फिर वोट बढ़ सकता है, कांग्रेस को भी कुछ वोट जा सकता है, एंटी इनकम्बेंसी वहां पर भी अपने रंग दिखाएगी? अभी कुछ चीजें आपने तो जो सवाल किया वो है ही, भाटिया जी ने भी कुछ चीजों को सामने रखा था, मैं उसको सामने रखते हुए बातें कर रहा हूँ। हाँ। पहली बात तो ये कि मैं नहीं जानता हूं कि इसमें से कितने लोगों के बच्चे एसओई में पढ़ते हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल से मैंने अपने बच्चे को एसओई में दाखिल कराया, और इसलिए दाखिल कराया कि एजुकेशन बेहतर है। किसी भी गवर्नमेंट ने कोई भी पब्लिक के लिए अच्छा काम किया है तो उसके काम को बिगाड़ने की कोशिश करना। सीबीएसई के बजाय डीबीएसई बोर्ड का बेहतरीन इदारा हम समझते हैं स्कूल के तौर पर सामने आया था, लेकिन केजरीवाल के जेल जाते हुए उसको खराब करने की कोशिश हुई। एक बात तो ये स्कूल की बात ठीक है, अगर इजाजत हो, माफ कीजिएगा गुफ्तगू कंप्लीट कर लेने थे, उसके बाद दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि
43% और 83% की बातें कर रहे थे। ये मैं कह रहा हूं कि मुसलमान वोटर्स को किसी से भी कोई मुखालफत नहीं है कि वो एंटी बीजेपी ही को वोट देगी। अगर ये संविधान के अकॉर्डिंग कम्युनल अप्रोच को बदल दे तो सब कुछ बदल जाए। मैं इनके सामने एक सवाल रख रहा हूं, कपिल शर्मा साहब ने, मैं सवाल रख रहा हूं, कपिल शर्मा साहब ने मुस्लिम मुखालिफ नारे दिए, आपने क्या किया? इसी दिल्ली एनसीआर में गाय के नाम पर एक आदमी को कत्ल कर दिया गया जबकि उसकी फ्रिज में गाय का गोश्त नहीं था, आपने उसके लिए क्या किया? मैं दिल्ली और एनसीआर के बाहर नहीं जाना चाहता हूं, अगर इजाजत दे तो उसे बाहर भी जाकर बात मेरे सवाल पे आइए, आप रवैया बदलिए। मुसलमान आपके नाम से एलर्जिक नहीं है, बीजेपी से नहीं एलर्जिक है, बल्कि आपके कारनामों से एलर्जिक है। आप अपने कारनामे बदल देंगे, सब कुछ सही। मेरे सवाल का जवाब दिया ही नहीं आपने। एग्जाम्पल देना जो सोच के आए थे बस वही बोल गए। क्या कांग्रेस पार्टी को भी इस बार मुस्लिम वोटर वोट कर सकता है? क्या वोट बढ़ सकता है? इस पर एक छोटा सा जवाब। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें कोई शक नहीं, जहां पर अच्छा कैंडिडेट होगा जाहिर सी बात है वहां पर कांग्रेस की तरफ भी कोई भी जा सकता है। देखिए मैं तो ये हमेशा इस बात को कहता हूं कि इसको इस अंदाज में देखा जाए, हिंदू और मुस्लिम बना करके नहीं देखा जाए। जो इलाके के लिए अच्छा कैंडिडेट कौन है उस नुक्ते नजर से देखा जाए तो मैं समझता हूं ये ज्यादा बेहतर बात होती है। आपकी बात पूरी हो गई। अंजना, किसने कितने उम्मीदवार दिए हैं, किस पार्टी ने कितने? बोलिए फिरोज बख्श साहब, माइक उठाइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, स्कूल करते हैं और झूठी खबर अमेरिका के अखबार में छपवा दी। दिल्ली में एक स्कूल है, वहां पे ईदगाह में, वो पिछले 48 साल से वो इट इज रनिंग अंडर एज्योर स्काई, आसमान के नीचे चल रहा है। मुझसे मनीष सिसोदिया ने वायदा किया था कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को जब हम पावर में आएंगे वी विल मेक इट अ डिजाइनर एंड स्टेट ऑफ द आर्ट उर्दू मीडियम स्कूल। आज तक नहीं बना पाए, झूठ बोलते हैं, मुसलमान इनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। ये मुस्लिम प्रत्याशी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 7 उम्मीदवार उतारी है, 5 आम आदमी पार्टी और बीजेपी 0, AIMIM 2। इसी के साथ दिल्ली की जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वो हम आपको बता दें, मटिया महल में 60% है, मतलब मुस्लिम वोट निर्णायक है। आम आदमी पार्टी 20 में जीती थी। सीलमपुर जहां 55% है, आम आदमी पार्टी जीती। इसी के ओखला माफ कीजिएगा जहां 55% है, सीलमपुर की सीट पे 50% है, आप जीती। बल्ली मारान जहां 45% मुस्लिम वोटर है वो भी आप जीती। ऐसे बहुत सारी सीटें हैं। करावल नगर जहां 20% है वहां काउंटर पोलराइजेशन हुआ और वहां पर बीजेपी जीत गई थी। अब मैं आती हूँ आप लोगों के सवाल लेते हुए, एक जवाब जो आशुतोष जी मैं अच्छा ठीक है, एक बार आप इनके सवालों का जवाब दे दीजिए, उसके बाद से मैं जनता के बीच में जाऊंगी। ठीक है, इसके बाद मैं आ रही हूँ। गौरव जी। जुनैद भाई साहब ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी चाल बदलेंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे तो मुसलमान भी वोट करेगा। मैं आपसे इतना कहता हूं कि देखिए, मैं आपको दिखा के पूछ रहा हूं, ये अमानतुल्लाह खान का ट्वीट है। दिल्ली में दंगे हुए, रतन लाल और अंकित शर्मा जो पुलिस में थे, इंटेलिजेंस में थे, एक को 90 बार छुरे से भोंक के मार दिया गया। ताहिर हुसैन आज तक बेल नहीं हुई है और अमानतुल्लाह खान ने कहा क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है और वो बेकसूर है। कितने मुसलमान निकल के आए थे रोड में कि हमारा भाई अंकित शर्मा और रतनलाल मारा गया? कोई नहीं आया, इसलिए दिक्कत आती है। प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड आना था। 2024 के इलेक्शन हुए, हैट्रिक लगाई उन्होंने। तीसरी बार आपने चुना, 62 साल बाद ऐसा हुआ और आप क्लीन बोल्ड हो गए। कांग्रेस पार्टी से कहूंगा डबल हैट्रिक लगाई। डबल हैट्रिक कैसे? 2 बार विधानसभा में, 3 बार लोकसभा में अंडा लाए हैं, अभी फिर अंडा आएगा और डबल हैट्रिक करेंगे। एक नहीं आने वाला इनका वोट। तीसरी बात, जल्दी से कंप्लीट बस तीसरी बात अंत करूंगा इसे कह के। सुन लीजिए, जब राहुल गांधी ये कहते हैं फाइट इज अगेंस्ट इंडियन स्टेट, अरे भैया आप राष्ट्र से लड़ने लग गए और उसके बाद यहां पे आके हमें ज्ञान देते हैं। 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी कह रहे थे इलू इलू, मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं, तुम मेरी आंखों में देखो, हमें प्यार हो जाएगा। आज कह रहे बड़े खराब है। 6 महीने पहले भ्रष्टाचारी वो थे, हमने अरेस्ट किया, इन्होंने छाती पीटी। ईडी का, सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हम कहते हैं आज भी भ्रष्टाचारी है। ऐसे व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए जो सुनिश्चित कोई कर सकता है। छोटा सा जवाब, क्योंकि कांग्रेस पर सीधा निशाना। फिर ऋतुराज जल्दी से। वर्मा साहब, इनको केवल जुमले और तेज बोलना, झूठ बोलना, जोर से बोलो, तेज बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो। पृथ्वीराज चौहान जी देखिए आपके लीडर हैं। सुनता लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। हालत है कांग्रेस की। हमने लोकसभा के चुनाव में एनडीए
गठबंधन था, है और आगे रहेगा। विधानसभा के चुनाव में ये तय है कि अपनी पार्टी अपने तरीके से लड़ सकते हैं, लेकिन हम इनकी तरह से नहीं करते कि चिराग पासवान को 5 टिकट दिए और 3 तोड़ के अपने में मिला लिए। हम इनकी तरह से नहीं करते कि मौका देखते ही बाज की तरह झपट्टा मारते और गरीब चिड़ियाओं को उठा के ले जाते हैं। अभी ऐसे करते हैं, ये एक और तस्वीर है, देखिए ये करते हैं। ओह ऋतुराज जी, चूंकि आप स्कूल को लेकर उन्होंने एक पॉइंट किया था, उस पर जवाब दीजिए। देखिए, टोपी वाला फोटो अगर देखना है तो ये देखिए, लेकिन ये टोपी पहनना अगर देश के संविधान के खिलाफ है तो ये टोपी हमेशा संविधान के खिलाफ थे, संविधान के खिलाफ रहेंगे। ये भारत के संविधान को बदलकर ऋतुराज जी, उसके बाद में कुछ सवाल के जवाब आपने बनाया, ठीक है ऋतुराज जी, ना आम आदमी पार्टी ने बनाया, सबका बीजेपी ने, सबका विनाश और बीजेपी का विकास। आप स्कूल बनाए, फिर आप हार क्यों जाते हो? स्कूल बनाएंगे, ऐसा इस देश में नहीं हो चुका है। चल रहा है। ऋतुराज जी बोलिए, ऋतुराज जी छोटा सा कमेंट फिर सवाल लोकसभा में जनता हो चुके हो, एक सेकंड। डबल बैसाखी पर सरकार टिकी है, नीतीश, नायडू और नरेंद्र। एक सेकंड। हाँ, इन्होंने कहा क्लीन बोल्ड हो गए। दिल्ली में 26 साल से लगातार क्लीन बोल्ड कौन हो रहा है, आप बताइए। 27 साल से 27 साल से 27 साल से क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। और एक सेकंड सुनो, एक सेकंड सुनो। अरे बोलने दो हमें भाई, हमें भी बोलने दो। अरे वो आपके साथ है, लड़ो मत भैया। पीछे समोसा खिलाओगे, कौन किसके साथ है अच्छे से पता है। 1 करोड़ का समोसा खा गए अपने कार्यालय में, बताइए। और मैं फिर से पेट छोटा सा है, भूख बहुत बड़ी है। अंजना जी, सारा जनता की कमाई लूट चैनल पर खाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ दोबारा से क्या कहना चाहते हैं? 20 राज्यों में इनकी सरकार है, 20 राज्यों में इनकी सरकार है। आपका कैमरा आप चलाइए, कल स्कूल भी चलेंगे, चलेंगे, अस्पताल भी चलेंगे। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर बच्चों के किसको सवाल पूछा, हाथ उठाइए। किसी को नहीं दिखाने के लिए तो टेंट का कमरा बनाकर फोटो खिंचाए थे टंका पति। नमस्कार, मेरा नाम कंचन कृष्ण अडनानी है और मेरा एक ये सवाल है कि सबका जनता का सवाल सुनो। मेरा ये कहना है कि सबका साथ और देश का विकास, और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सब मिलजुल के क्यों न रहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? मतलब कह रहे हैं घोड़ा घास से दोस्ती कर ले। आपको इनमें एकता चाहिए, कैसे होगा? नहीं, मैं इनमें एकता नहीं कह रही हूँ, मैं चुनाव में एकता चाह रही हूँ कि जो कैंडिडेट पावरफुल है उसी को वोट दिया जाए। इस कैंडिडेट को जनता चूज करे, मतलब आप जनता की जो। मेरा नाम राशि गुप्ता है और मैं ये भाई साहब सेकंड उनसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से मोदी जी की जितनी भी स्कीम्स थी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास था, लेकिन उसमें उन्होंने जितने भी ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट्स मिले वो एक अल्पसंख्यक उसी को कैटेगरी को मिले, उसके बावजूद भी वो वोट नहीं करता है। जबकि अभी आप रिकॉर्ड्स में भी वैसे भी देख लें तो 80-90% जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सब आप ही के। जुनैर हैरिस साहब वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की स्कीम्स में मुस्लिम को भी उतना ही फायदा मिल रहा है, लेकिन 3% वोट करता है इनके लिए। क्यों? ये भी एक गलत फहमी है। क्या मुसलमानों को फायदा पहुंचा और क्या अल्पसंख्यक को फायदा पहुंचा? आपको मैं बता दूं, ये तो वो पार्टी है जिसने सबको ठगा। अभी इन्हीं के शब्दों में बोल रहा हूं। मेरा आम आदमी पार्टी से सवाल है कि एक बार केजरीवाल जी ने बीजेपी के लिए बोला था कि वो चुनावी हिंदू हैं, तो आज के टाइम पे जो चुनाव आया है तो आप जब हिंदुओं के लिए वोट मांग रहे हैं और संतों के लिए आप जब भत्ता दे रहे हैं, अब आपके लिए हिंदुओं की क्यों याद आ रही है? मतलब अभी क्या आप चुनावी हिंदू का काम नहीं कर रहे क्या? आप आइए, आगे आइए। मेरा सवाल सबसे है, मेरा सवाल ये है कि सारी पार्टीज फ्रीबीज की जगह डेवलपमेंट पे क्यों फोकस नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन, ताली बजाइए इस सवाल के लिए। आगे आइए, आगे आइए और नीचे उतर जाइए, नीचे उतरिए, कूदिए फांदिए। हाँ मैम, मेरा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है सबसे कि एक कह रहा है मैंने स्कूल बनाया है, सब स्कूलों पे सवाल उठा रहे हैं। एक कह रहा है मैं दिल्ली में आऊंगा तो मैं ये करूंगा, सब कह रहे हैं उस पे भी सवाल उठा रहे हैं। एक कह रहा है मेरे को आने तो दो, मैं सब पे सवाल उठाऊंगा। सब अगर एक दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं तो इंडिया कौन मैनेज कर रहा है? हाँ। क्या हो रहा है इंडिया का? ठीक है, एक इधर से। मेरा क्वेश्चन सारी पार्टी से ये है कि आप सबकी ऑलरेडी एक ना एक रूलिंग स्टेट है, आप कहीं ना कहीं रूल कर रहे हो। आप जो वादे यहाँ पर कर रहे हो वहां पर तो वो पूरे नहीं हो रहे। वो तो आइडियल स्टेट नहीं बने, वो तो एक मॉडल स्टेट नहीं बने। ठीक है, दिल्ली को आपने पहले आयुष्मान भारत पॉलिसी से वर्जित रखा और अब आप उसी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा सवाल आप ही से। 3 सवाल हैं। एक तो आयुष्मान भारत को लेकर कि आपने क्यों यहाँ पर दिल्ली की जनता को स्कीम से दूर रखा। दूसरा अपने महिलाओं को लेकर और जो चुनावी हिंदू आप बन रहे हैं, ये आरोप है।
देखो, सबसे पहले तो हम एक बात कहते हैं कि भाई समाज के अंदर में हर किसी का ध्यान रखना, हर किसी के लिए काम करना अरविंद केजरीवाल जी की प्राथमिकता है। भाई हम 18,000 रुपए की बात कर रहे हैं पुजारियों को देने की, तो भाई आपकी 20 राज्यों में सरकार है, आप 36,000 दे दो। हम ग्रंथियों को सेवा करने का आप सबको दे दो। हम जो है सो 200 यूनिट कह रहे हैं, आप 400 यूनिट दे दो। अरे काम का मुकाबला काम से होना चाहिए, काम तो करेंगे नहीं, उलझुल की बात करेंगे। एक बहन ने कहा आयुष्मान भारत योजना, मैं कहना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत योजना यूपी में लागू है, बगल में हरियाणा में भी लागू है, बगल में सब जगह लागू है। तो सब जगह के लोग पेशेंट दिल्ली में इलाज कराने क्यों आते हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि आयुष्मान योजना में लिखा हुआ है जिसके पास मोबाइल होगा उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। केजरीवाल जी के स्वास्थ्य योजना में लिखा हुआ है चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, चाहे इलाज 1 करोड़ का हो, उसका सारा खर्च सरकार उठाएगी। सरकार वंचित क्यों रखना है? फिर सवा एक सेकंड, तो वंचित क्यों रखना है? अगर जो उसके क्राइटेरिया में, एक सेकंड सर प्लीज बीच में मत बोलिए, जो क्राइटेरिया में नहीं आएगा उसको नहीं मिलेगा। आप वंचित क्यों रख रहे हैं? सुनिए, और 1,000 रुपए पंजाब में नहीं दिया तो यहाँ कैसे देंगे? मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि भाई पंजाब के लोगों ने हमें चुना है, पंजाब को इन लोगों ने खोखला कर दिया था, 5 लाख करोड़ का घाटा कर दिया था। 1,000 रुपए नहीं दे रहे महिलाओं को वहाँ। सुन तो लो, बच्ची का सवाल था। सुन लो, आप बीच में बोलने नहीं देते हैं, है ना? हमने वादा किया है, हम उसको पूरा करेंगे। कब? हमने जो है, हमने कहा है, केजरीवाल की गारंटी है, केजरीवाल ने अगर कहा है तो जरूर होगा। टेंट वाले स्कूल का लोकेशन बताइए कहाँ पे? देखिए वो बाड़ा हिंदू राव में है, ईदगाह के अंदर, आज तक नहीं बनाया, झूठा वायदा किया। कुमार विश्वास मेरे बराबर बैठे थे, सुन लो आप नेता हो, कुमार विश्वास मेरे बराबर बैठे थे, बीच में मैं बैठा था, उधर मेरे मनीष सिसोदिया बैठे थे, कहने के फिरोज साहब 2012 की बात है, जब हमारी पार्टी पावर में आएगी हम ऐसा उर्दू में माध्यम स्कूल बनाएंगे, दुनिया देखेगी। अरे क्या बनाया आपने? कॉस्मेटिक रिपेयर करके स्कूलों में दिखाते हो अमेरिका वालों को, और दिल्ली के अखबारों में स्कूल अच्छे कर दिए। अगर कोई एक आधा इनका छूट गया है तो मनीष जी अब बाहर आ गए, वो भी ठीक कर देंगे। गौरव जी वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए आपने क्या किया? सवाल उनका था, युवाओं के लिए आपने क्या किया? दिल्ली की जनता बीजेपी को क्यों वोट दे? जो उस बच्चे का सवाल था। इतनी विनती जरूर करूंगा, बराबर समय अब दे दीजिएगा, पहले इनकी बात को उत्तर दूंगा, फिर इनकी नरेंद्र मोदी युवाओं पे लाठी बजवाते हैं, पर्चे लीक कराते हैं, आपके पास भी सवाल आएगा, थामिए। सबसे पहले देखिए झूठ पकड़ते हैं, कैसे झूठ बोला जाता है। इन्होंने कहा पंजाब का खजाना खाली कर दिया था, कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद तो आप उनकी गोदी में बैठ गए। अगर खजाना खाली कर दिया था, बीच में ना बोले प्लीज, बीच में भाजपा की सरकार भी बीच में जिसकी सरकार थी सबने खजाना। ऋतुराज जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, रुक जाइए प्लीज, वेट फॉर योर टर्न, प्लीज वेट फॉर योर टर्न नाउ। अंजना जी आप हाथ उठाइए, मैं मौका दूंगी, बीच में नहीं प्लीज। नए खिलाड़ी हैं, अभी नहीं जानते रूल्स ऑफ द गेम, शायद रूल समझे। चलिए शांत हो जाइए। तो पहला झूठ जब पकड़ा तो देखे कैसे बिलबिला गए। दूसरी बात कह रहे कार्य बहुत करेंगे। अभी आतिशी मार लेने से पूछा अंजना जी, कहती है हम शराब नीति वापस ले आएंगे, गली गली में स्कूल कॉलेज नहीं होंगे, शराब के ठेके होंगे, बच्चे शराब पिए, ये तब जब शराब घोटाले में लिप्त है। तीसरी बात इन्होंने कहा बाहर से लोग सारे दिल्ली इलाज कराने आते, लीजिए प्रमाण के साथ। जब कोविड की महामारी आई, दिल्ली आ रहे थे भारतवासी, अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला? उसने कहा 500 रुपए का टिकट कटाते हैं, 5 लाख का इलाज कराएंगे, चलो यहां से निकलो। पूर्वांचलियों का इससे बड़ा अपमान क्या होगा? और वैक्सीन लगवाया तो नरेंद्र मोदी जी ने, ऑक्सीजन और बेड दिए नरेंद्र मोदी जी ने, सबसे बड़ी बात यह है। अब आप सुनिए काम क्या किया। एक मिनट, अब मैं आपको चुप हो जाए, बीच में मत बोलिए प्लीज, रिक्वेस्टिंग यू। अब बोल तो लिया, आप कितना बोलोगे? नहीं बोला। आखिरी पॉइंट जल्दी से, आखिरी पॉइंट ले लो। कैसे खाली बोलना है। सेंटर जो है, सेंटर कैसे दिल्ली वासियों के लिए काम करती है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने 1675 घरों की चाबी गरीबों को दी, 4500 करोड़ रुपए की परियोजना का जो उद्घाटन किया, लोकार्पण किया, और दिल्ली टू मेरठ 2.5 घंटे लगे। बौखलाओ मत भैया, अरे बाय वन गेट वन फ्री दारू की बोतल पियो भैया, मस्त है, मस्त है। अरविंद केजरीवाल और उनका प्रवक्ता मस्त है, बीच में टोकना नहीं। मैं जवाब दूंगी, मैं वादा कर रही हूँ ऋतुराज जी, मैं जवाब कर रही हूँ, मैं वादा कर रही हूँ, आप पूरा कीजिए। ऋतुराज जी जवाब का मैं मौका दूंगी, वादा कर रही हूँ, रुक जाइए, जल्दी से 2 लाइन में पूरी कीजिए। अब आप सुनिए, ये गिनिएगा दिल्ली के लिए जो मोदी जी ने किया है। दिल्ली पुलिस के लिए 12,000 करोड़ रुपए, दिल्ली मेट्रो 9800 करोड़ रुपए, RRTS दिल्ली गाजियाबाद मेरठ 9200 करोड़ रुपए, NHAI 8000 करोड़, इंडियन रेलवे मेट्रो के लिए 3000 करोड़ रुपए, और ऐसे
1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मैं हिसाब लेके आया हूं, इसलिए कहता हूं कमल लाओगे तो विकास होगा, वरना दारू पिला के बच्चों को ठेकों पे बैठा देंगे। ठीक है, जल्दी से आप पूरा कीजिए, फिर वर्मा जी आ रही हूं, वहां से शुरू करेंगे। दिल्ली में 2 सरकारें हैं, एक है केंद्र की सरकार, एक है राज्य की सरकार। केंद्र की सरकार को दिल्ली की जनता जनार्दन 3 लाख करोड़ रुपया टैक्स देती है और राज्य की सरकार को मात्र 70,000 करोड़ देती है। अब बोलने नहीं देंगे, अब बोलने नहीं देंगे। बोलिए। एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे हैं। हमारा एक्साइज पॉलिसी ये लोग हरियाणा में लागू करते हैं, बाकी राज्यों में लागू करते हैं, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं होने दिए क्योंकि इनका एलजी था, इनका पुलिस थी। और दिल्ली के अंदर में मैं बता रहा हूं, अरे सुनो तो सही यार, बोलने तो अब बोलो ना, अब जवाब सुनो। अन्ना हजारे पे पहुंच गए, तुरंत रांची से कराची पहुंच गए, देखो ठग लेता है, जवाब नहीं चाहिए, जवाब नहीं चलिए वर्मा साहब, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी 2 लाइन कर जल्दी से। वो कुछ भी बोलेंगे आप हमको जवाब देंगे। आप कुछ मैं इधर से आ रही हूँ ना, एक एक करके बोलेंगे, जल्दी से वर्मा साहब, वर्मा साहब, वर्मा साहब, वर्मा साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क। देखा कि पहलवान बेटियों पर दिल्ली में किस तरह अत्याचार किए गए और अभी रिसेंटली इशारों पर बड़े नेताओं के न नाचो तो बीजेपी में सुंदर महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते। बीजेपी नेता ने तंग करके ये नेहा शालिनी ने इस्तीफा दिया है अभी, नेहा शालिनी ने। और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, इनका दिल्ली चुनाव को लेकर क्या है आपकी रीडिंग अभी तक? नीति क्या है, मैंने एक बात मैंने कह दी कि जो अच्छा कैंडिडेट हो उसको दिया जाए, और लेकिन जाहिर सी बात है जो नीतियां बीजेपी की अब तक रही हैं वो बहरहाल न संविधान के लिए है, न जनता के लिए है, न दिल्ली के लिए बेहतर है। एक मिनट, कंक्लूडिंग रिमार्क मेरा सुनिए, प्लीज आपकी बारी आएगी। आप 1 मिनट, मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क, एक सवाल पूछने वाला हूं आपसे भाटिया साहब। आपको शिकायत है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। मैं आपको गारंटी से कहता हूं आप कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ा हिंदूराव में बनवा दीजिए, मैं इसकी गारंटी लूंगा कि मुसलमान आपको वोट देंगे कम से कम 50 to 55%। बताइए गारंटी आप कहां से देते हैं आप लोग? ये मेरे पे छोड़ दीजिए, कहां से देते हैं? दिस इज माय हेडेक। बताइए, मैं उत्तर देता हूं। पहली बात तो सिर्फ 2 लाइन ये जवाब आशुतोष जी। हाँ, पहली बात तो इन्होंने कहा आपको मुसलमानों से दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है। अब्दुल कलाम बनोगे, सराखों पे बैठाएंगे, और बुरहान वानी बनोगे, कुचल देंगे पैरों के नीचे, आशुतोष जी कुचल देंगे। आशुतोष जी माइक उठाइए। इनकी नीति तो साफ है, लड़ाई इधर होगी नहीं होगी? नहीं, हमारे ख्याल से आम आदमी पार्टी को क्लियर है, इस पे कोई दो राय नहीं। क्लियर है, एक शेर आपके लिए हिंदू मुसलमान को लेके कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, सुनिए आप भी, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। इंसान बनिए, ना हिंदू बनिए, ना मुसलमान बनिए। चलिए आशुतोष जी पूरा कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह आशुतोष जी। नहीं, मैं तो साफ तौर पे कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को क्लियर एज है इसमें, और कांग्रेस पार्टी इस बार दोनों पार्टियों को डैमेज करेगी। कांग्रेस पार्टी इस बार दोनों पार्टियों को डैमेज कर रही है, और हो सकता है आम आदमी पार्टी को ज्यादा डैमेज करे। 8 फरवरी को फिर सामने होंगे आशुतोष जी, और जो भी नतीजे आते हैं उसका आंकलन एक बार फिर से उनके साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।